हेलो, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ओम्स लॉ। चलिए बताइए, करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच कोई रिलेशन होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा तब तक करंट नहीं फ्लो होगा। पीछे हम पढ़ा चुके हैं, इस क्लिप को देखिए। हाँ जी, तो ओम्स लॉ भी यही कहता है, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उस कंडक्टर में अप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए। डैट मीन्स किसी कंडक्टर में अप्लाई वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाले करंट के। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, देख लीजिए ध्यान से। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है आर। तो आर क्या हो जाएगा? वी अपान आई। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, वी वोल्टेज और आई करंट। चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है, सो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक ग्राफ खींचें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसे ही हम वी आई ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दो ग्राफ हैं आई वी और वी आई। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है दोनों ग्राफ के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। जो रेजिस्टेंस आई एक्सिस से जितना दूर होगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, हमेशा आई एक्सिस से ही आपको देखना है। यहाँ आई से सबसे ज़्यादा दूर है R3, फिर R2, फिर R1। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। वी आई ग्राफ में देखते हैं, आई से सबसे ज़्यादा दूर कौन है? R1 है, उसके बाद R2 है, उसके बाद R3 है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। आई के साइड से देखना है, आई से जो रेजिस्टेंस जितना दूर होगा उसकी वैल्यू उतना ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने वाली एक प्रॉपर्टी होती है। जब करंट फ्लो होता है तो उसमें एक जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को कैपिटल या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाता है। चलिए अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो रास्ते में एक दूसरे से टकराते रहते हैं और रास्ते में आने वाले एटम के साथ भी टकराते हैं, जिसके वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हो रहा है? कोलिजन ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर एंड विथ एटम्स इन ए कंडक्टर। ओके, वे सभी फैक्टर जिन पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यहाँ पे एक वायर है, अज्यूम कीजिए इसका लेंथ L है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर के मोटाई को कहते हैं। वायर जितना मोटा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज़्यादा होगा। अब लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करेंगे। देखते हैं लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है।
लेंथ हमारा जितना इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही इंक्रीज होगा। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो क्या हो रहा है, जितना लेंथ बढ़ रहा है उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है उतना ही रेजिस्टेंस घट रहा है। इसे हमने प्रैक्टिकली समझ लिया। अब इसे डिराइव करते हैं। जितना लेंथ बढ़ रहा है उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बढ़ रहा है रेजिस्टेंस उतना ही कम हो रहा है। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को 1/a लिखते हैं। दोनों को मिक्स कर देंगे, L/A हो जाएगा। अब हमें इस प्रोपोर्शनल को हटाना है। क्या करते हैं, इक्वल लगा देते हैं और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। R इक्वल कांस्टेंट हमने लगा दिया रो L/A। यहाँ पे रो क्या है, एक कांस्टेंट है। रो एक कांस्टेंट है जिसे हम रजिस्टिविटी कहेंगे, मटेरियल की रजिस्टिविटी। जिस मटेरियल का वायर बना है उसकी रजिस्टिविटी कुछ न कुछ होगी। तो यहाँ से प्रूव होता है कि रेजिस्टेंस मटेरियल की रजिस्टिविटी वायर के लेंथ और वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। हर मटेरियल का रजिस्टिविटी अलग अलग होता है। कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा। कॉपर की रजिस्टिविटी लो होगी जबकि रबर की रजिस्टिविटी हाई होगी, क्योंकि रबर इंसुलेटर है। चलो भाई कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। ओम्स लॉ का फार्मूला बताओ। V = IR। सो I = क्या होगा, V/R। पहला क्या पूछ रहा है, बल्ब में कितना करंट फ्लो होगा। यहाँ पे V दिया है 220 वोल्ट, R दिया है बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस 1200 ओम। करंट को फाइंड आउट करना है। I = क्या होगा, V 220 वोल्ट अपान R 1200 ओम। 0 से 0 कैंसिल आउट। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है। बी एक हीटर है जो 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा है। हीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। I = क्या होता है, V/R। V कितना दिया है 220, R कितना है 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। क्या आ जाएगा 2.2 एम्पियर। कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है 2.2 एम्पियर। बल्ब में कितना फ्लो हो रहा था 0.18 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन को देखो। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, 60 वोल्ट से कनेक्ट होता है तो 4 एम्पियर करंट
वोल्ट लेता है। अगर इसी हीटर को 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दें तो कितना करंट खींचेगा? क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? R इक्वल टू V अपान आई, यही है ना ओम्स लॉ? ठीक है। R V कितना दिया है? 60 वोल्ट। I कितना दिया है? 4 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 ओम। अब करंट फाइंड आउट करेंगे 120 वोल्ट पे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान आर। V कितना है? 120। R कितना है? 15। क्या हो जाएगा? 8 एम्पियर। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए। एक मेटल वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 26 ओम है और इस वायर का डायामीटर 0.3 mm है। इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन है? लेंथ है 1 मीटर, रेजिस्टेंस है 26 ओम, डायमीटर है 0.3 mm, मिलीमीटर में दिया है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं चलिए बताता हूँ। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान 1000 मीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे? 10⁻³ मीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? यहाँ डेसिमल को भी हटाएंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू रो L अपान A। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R A अपान L। L लेंथ है, A एरिया है। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? πr², क्योंकि वायर की मोटाई सर्कुलर होती है। R क्या होता है? डायमीटर का हाफ, d/2 पुट कर देंगे। क्या R की जगह पे क्या हो जाएगा? पाई, R की जगह पे d/2², ये हमारा हो जाएगा πd²/4। अब इस A के वैल्यू को A की जगह पे पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू, कॉपी पेन लेके लिखते रहिए, R πd²/4।
हुए साथ ही साथ इसे कॉपी पे नोट करते रहिए। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए। रो इक्वल टू आर कितना है 26 ओम इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 इंटू डी कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका स्क्वायर करेंगे अपान 4 क्या हो जाएगा 26 इंटू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर 9 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर 8 और ये अपान 4। कैलकुलेट करो इसे कितना मिलेगा हमें नियर अबाउट 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। रजिस्टिविटी को ओम मीटर में मेजर करते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड में टेबल दिख रहा है इसे देख के बताइए 1.84 इंटू 10⁻⁶ किसका वैल्यू है मैग्नीज का है। सो वायर का मटेरियल क्या है मैंगनीज है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वायर है जिसका लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, रेजिस्टेंस 4 ओम है। एक दूसरा वायर सेम मटेरियल का जिसका लेंथ L/2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है, तो उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। R = ρL/A होता है, तो R2 = क्या हो जाएगा रो L की जगह पे L/2 और A की जगह पे क्या होगा 2A। ठीक है, रो L/4A हो जाएगा। यहाँ पे देखो R1 = ρL/A है, तो R2 क्या हो जाएगा 1/4 रो L/4A की जगह पे R1 पुट कर देंगे। नहीं समझ में आया, यहाँ देखो 1/4 रो L/A लिख सकते हैं और ये वैल्यू किसकी है R1 की, इसीलिए इसके जगह पे R1 पुट कर दिया है। ठीक है, अब R2 = 1/4 R1 कितना दिया है 4 ओम, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। R2 = क्या हुआ 1 ओम। ठीक है, R2 कितना आ गया 1 ओम। मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है जो अक्सर रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और रजिस्टर में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। चलिए हम आपकी इस कन्फ्यूज़न को आज दूर कर देते हैं 1 बाय 1। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो रास्ते में आपस में टकराते हैं और आने वाले एटम से टकराते हैं, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टिविटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल का। वायर जिस मटेरियल का बना होता है उसकी खुद की एक रेजिस्टिविटी होती है।
रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो को रेगुलेट करता है। रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में मेजर डिफरेंस ये है कि रजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि रजिस्टिविटी कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। रजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, इसके अंदर हम रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को समझेंगे। यह एक रजिस्टर है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसे कॉपी पे तो हम बना नहीं सकते हैं बार बार, इसीलिए इसकी जगह पे हम इसके सिंबल का प्रयोग करते हैं। यह रजिस्टर का सिंबल है, इसी का प्रयोग करके हम कॉपी पे सर्किट बनाते हैं। रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए 3 रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। अब इन तीनों रजिस्टर को पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रजिस्टर का एंड दूसरे रजिस्टर के बिगिनिंग से, दूसरे रजिस्टर का एंड तीसरे रजिस्टर के बिगिनिंग से कनेक्ट करते हैं। ये हो गया R1, ये R2 और ये R3। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में R1, R2 और R3 तीनों रजिस्टर का एक सिरा एक साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरा सिरा एक साथ कनेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिगर को ध्यान से देखते रहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों ही रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। R1 का V1, R2 का V2 और R3 का V3 होगा, लेकिन तीनों के लिए करंट सेम होगा। जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तीनों ही रजिस्टर के लिए और करंट अलग अलग होता है। R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3 होता है। वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखते रहें, समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रजिस्टर के बीच डिवाइडेड होता है। V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू होता है हमारा IR। सो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, V2 इक्वल टू होगा IR2, V3 IR3। वैल्यू को पुट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3।
यहाँ देखिए दोनों साइड आई कॉमन है, आई को कॉमन लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों साइड से आई को कैंसिल आउट कर दिया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सभी रेजिस्टेंस का आपस में सम कर देते हैं। चलिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करेंट तीनों रजिस्टर के बीच डिवाइडेड है, सो आई इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और I इक्वल टू होता है V अपान R, सो I1 हो जाएगा V अपान R1, I2 हो जाएगा V अपान R2, I3 हो जाएगा V अपान R3। अब इस वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। I की जगह पे V अपान R, I1 की जगह पे V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस I3 की जगह V अपान R3, दोनों साइड से V कॉमन है, कैंसिल आउट करो, क्या मिलेगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनवर्सली सम होता है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का सिंपली सम हो रहा है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनवर्सली सम हो रहा है रेजिस्टेंस का। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। सर्किट डायग्राम देखिए। सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। V इक्वल टू कितना दिया है 6 वोल्ट, R1 कितना दिया है 4 ओम, R2 कितना है, R2 बल्ब का रेजिस्टेंस है 20 ओम। बल्ब और कंडक्टर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 4 प्लस R2 20 इक्वल टू हो गया 24 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 24 ओम। अब करंट निकालेंगे, करंट थ्रू द सर्किट। I इक्वल टू क्या होता है V अपान R, V कितना है 6 वोल्ट, अपान R कितना है 24, क्या हो जाएगा 1 अपान 4 इक्वल टू 0.25 एम्पियर। करंट फाइंड आउट कर लिया। अब C पोटेंशियल डिफरेंस देखना है।
इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के अक्रॉस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक लैंप का देखेंगे। V2 इक्वल टू I R2। I है 0.25, R2 है 20, हो जाएगा 5 वोल्ट। कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है V1 इक्वल टू I R1। I 0.25 इंटू R1 4 इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो कमेंट में बताओ। ये सभी न्यूमेरिकल 10th क्लास NCERT के बुक में दिए हैं। बुक खोल के बैठ जाओ और वीडियो को देखते रहो। चलो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, R1, R2 और R3। सॉल्व करते हैं इसे। क्या क्या गिवन है बताओ। R1 कितना है 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम। और क्या गिवन है? वोल्टेज 12 वोल्ट। ठीक है, हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा फाइंड आउट करना है। बैटरी से टोटल करंट कितना निकल रहा है I। ये टोटल करंट I 3 भागों में डिवाइड होगा। पहले रजिस्टर में I1, दूसरे में I2 और तीसरे रजिस्टर में I3 फ्लो होगा। करंट हमारा पानी की तरह फ्लो होता है। पानी जैसे जितनी नालियों में उसको जगह मिलेगी उतने में फ्लो होती है, करंट भी जितने ब्रांचेज मिलेंगे उतने ब्रांच में फ्लो होगा। करंट I डिवाइड हो रहा है 3 भागों में। I1 क्या हो जाएगा V/R1। V कितना है 12, R1 कितना है 5, क्या हो जाएगा 2.4 एम्पियर। अब I2 इक्वल टू V/R2। V कितना है 12, R2 कितना है 10, क्या हो जाएगा 1.2 एम्पियर। अब I3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। V/R3, V कितना है 12 वोल्ट, R3 कितना है 30 ओम, क्या हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। बी में टोटल करंट कैलकुलेट करना है। टोटल करंट क्या है I 3 भाग में डिवाइड हुआ है। रजिस्टर R1 में I1, रजिस्टर R2 में I2 और रजिस्टर R3 में I3। तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है 2.4
प्लस I2 1.2 प्लस I3 0.4, तीनों का सम करो क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। टोटल करंट कितना हो गया 4 एम्पियर। बी भी कैलकुलेट हो गया। अब सी में क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में इनवर्सली सम होता है रेजिस्टेंस का 1/R इक्वल टू 1/R1 कितना है 5, 1/R2 10, 1/R3 30, 1/R इक्वल टू तीनों का एलसीएम लो क्या हो जाएगा 30, यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10/30। अब 1/R को उल्टा कर दो R हो जाएगा, इधर भी उल्टा कर दो 30/10 हो जाएगा इक्वल टू 3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम। ठीक है, कॉपी पे नोट करते रहिए साथ ही साथ। इलेक्ट्रिक पावर, amount of electric energy consumed in a circuit per unit time is called electric power। इलेक्ट्रिक पावर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को वाट में मेज़र किया जाता है। मान लो ये किसी कंपनी का बल्ब है, इस पे 25 वाट लिखा है तो इसका पावर हो जाएगा 25 वाट। अगर इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें फ्लो होने वाला करंट I है, तो पावर P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू I। अगर T टाइम तक ऐसे ही करंट फ्लो होता रहता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगा W इक्वल टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम। अगर बल्ब ऐसे ही जलता रहा तो गर्म हो जाएगा और कुछ न कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट H इक्वल टू V इंटू I इंटू T। पावर P इक्वल टू होता है V इंटू I। V को किस में मेज़र किया जाता है, वोल्ट में, I को एम्पियर में, तो हो जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर किसे कहते हैं, वाट को कहते हैं। वाट पावर का यूनिट है, पावर को वाट में मेज़र किया जाता है। V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। V की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। I इक्वल टू क्या होता है Q/T। P इक्वल टू इस I के वैल्यू को ऊपर वाले में पुट करेंगे, V Q/T। तो ये हो गए पावर के अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग फार्मूला हो गया पावर का।
पावर का यूनिट क्या है? वाट। वन किलो वाट में कितना होता है? 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। न्यूमेरिकल में ये सभी फार्मूले काम आएंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड हीट, हीट H इक्वल टू क्या होता है? H इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। और पावर P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। इसे पुट कर देंगे यहाँ, क्या हो जाएगा? हीट H इक्वल टू V आई टी। तो हीट इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू आई इंटू टी। पावर को हम मेजर करते हैं वाट में और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। और वाट इंटू सेकेंड होता है जूल। तो हीट को किस में मेजर करते हैं? जूल में। तो हीट की यूनिट हो जाएगी जूल। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान टी। पुट करते हैं इक्वेशन में, H इक्वल टू वी, आई की जगह पे क्यू अपान टी इंटू टी। टी से टी कैंसिल आउट, क्या बचा? V इंटू क्यू। एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये सभी हीट के इक्वेशन है। वाट इंटू सेकेंड इक्वल टू जूल। जूल हीट का SI यूनिट है। वन किलो वाट आवर कितना होता है? वन किलो वाट कितना होगा? 1000 वाट इंटू आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा? 3600 सेकेंड। ये हो जाएगा 3600,000 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 36 लाख जूल। चलो भाई, पावर एंड हीट का न्यूमेरिकल करते हैं। एक रेजिस्टेंस है, 100 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है हर सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है रजिस्टर के क्रॉस, गिवन है। हीट 100 जूल, रेजिस्टेंस 4 ओम, टाइम
1 सेकेंड, ईच सेकेंड लिखा है इसलिए टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हीट एच इक्वल टू क्या होता है, वी आई टी। वी नो डेट V इक्वल टू आई इंटू आर। इसे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V की जगह आई आर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच अपान आर इंटू टी। आई क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच आर इंटू टी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। हीट कितना दिया है 100, आर है 4, टाइम टी है 1, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करो 4 से कितना आएगा 25। तो आई इक्वल टू अंडर रूट 25। शो आई इक्वल टू हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, अब वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इक्वल टू आई है 5, आर है 4, ये हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, नोट करते रहिए इन्हें। एक 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है, पर डे 8 घंटे के हिसाब से 30 दिनों तक ऑपरेट किया जाता है। पर किलो आवर का कॉस्ट 3 रुपीज़ है, तो टोटल कास्ट फाइंड आउट करना है। 400 वाट का है रेफ्रिजरेटर, तो पावर हो जाएगा 400 वाट। 8 घंटे के हिसाब से 30 दिनों तक ऑपरेट होता है, तो टाइम हो जाएगा 8 इंटू 30, 240 आवर हो जाएगा। दो 240 आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना हीट प्रोड्यूस करेगा। फार्मूला हो जाएगा H इक्वल टू, हीट इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। P कितना है 400 इंटू टाइम कितना है 240, कितना हो जाएगा 96,000 वाट आवर। ये वाट आवर में है, इसे किलो वाट में बदल लेंगे। किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 96 किलो वाट आवर। पर किलो आवर का 3 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, पर किलो आवर कंजप्शन का कॉस्ट 3 रुपीज़ है, तो 96 किलो वाट आवर का कितना हो जाएगा 96 इंटू 3, 288 रुपीज़। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताओ।